अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जल संसाधन के बारे में बताने वाली हूँ और ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम 3 बातों का डीपली स्टडी करेंगे। पहला, छत्तीसगढ़ की नदियाँ या फिर रिवर्स। दूसरा, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और इसे इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। और आप सभी इसे झरना के नाम से भी जानते हैं, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। और तीसरा, जलाशय या फिर बांध या फिर परियोजना। क्या? जलाशय या फिर बांध या फिर परियोजना, ये एक ही है। तीनों नाम अलग अलग ज़रूर है, लेकिन ये एक ही मीनिंग से यूज़ होते हैं और इसे इंग्लिश में डैम कहते हैं। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए कि चाहे आपको बांध बोलें या जलाशय बोलें या परियोजना बोलें, इन सभी का मीनिंग एक ही है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चाहे सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे CGPSC का एग्ज़ाम हो, इसका एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो रिवर से पूछें, चाहे वो रेनफॉल या फिर जलप्रपात से पूछें, चाहे वो डैम से पूछें। तो आप सभी मेरे सारे वीडियोस जल संसाधन से रिलेटेड कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मैं आप सभी के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ में मेनली 3 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। पहला, अगर हम उत्तरी भाग में देखें तो सोनगंगा अफवाह तंत्र है। दूसरा, मध्य भाग में महानदी अफवाह तंत्र है। तीसरा, दक्षिणी भाग में गोदावरी अफवाह तंत्र है, जो कि इंद्रावती नदी के सहयोग से है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अफवाह तंत्र है क्या। तो ये जो अफवाह तंत्र है वो क्या है? ये नदियों का जाल है। क्या है? नदियों का जाल है। अफवाह तंत्र मीन्स नदियों का जाल, जिसमें एक मुख्य नदी होती है। क्या होती है? एक मुख्य नदी होती है। फिर जो बची हुए नदियाँ होती है या फिर बाकी जो नदियाँ होती हैं वो इस मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। क्या होती है? इस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। और जो अफवाह तंत्र है उसका नाम इस मुख्य नदी के नाम पर होता है। जैसे मैं अभी आप सभी को बताई कि उत्तरी भाग में सोनगंगा अफवाह तंत्र है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में, वैसे तो ये सोनगंगा मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की नदियाँ हैं वो इस सोन नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार ये सोन नदी मुख्य हो गया, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होते हुए बहता है उसके ऊपर से, इसलिए छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियाँ हैं उत्तरी में वो सभी जाकर इसमें मिल जाती हैं। फिर ये जो सोनगंगा है, ये जो सोन नदी है वो आगे चलकर गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इसलिए इस अफवाह तंत्र का नाम सोनगंगा अफवाह तंत्र है। क्यों है? क्योंकि जो सोन है वो हमारे छत्तीसगढ़ की नदियों के लिए मुख्य नदी हो गई, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की सभी नदियाँ जाकर सोन नदी से मिलती हैं। अब चूँकि ये सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर अब ये गंगा नदी मुख्य नदी हो गई, तो इसीलिए इस अफवाह तंत्र का नाम सोनगंगा अफवाह तंत्र रखा गया है। और अगर हम मध्य भाग में देखें तो देखिए लिखा है महानदी अफवाह तंत्र। क्या लिखा है? महानदी अफवाह तंत्र। तो इसका नाम महानदी अफवाह तंत्र इसीलिए है क्योंकि इस अफवाह तंत्र में मुख्य नदी है महानदी, और बाकी जो भी छत्तीसगढ़ की नदियाँ हैं वो इस महानदी की ही सहायक नदी है। क्या है? इस महानदी की ही सहायक नदियाँ है। इसलिए इस अफवाह तंत्र का नाम महानदी अफवाह तंत्र रखा गया है, क्योंकि ये महानदी जो है इसकी मुख्य नदी है। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। एक बार फिर से बोल देती हूँ
कि अफवाह तंत्र क्या है। अफवाह तंत्र नदियों का जाल है जिसमें एक मुख्य नदी होती है और बाकी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, और इस मुख्य नदी के नाम पर ही अफवाह तंत्र का नाम होता है। आगे जब मैं आप सभी को पढ़ाती जाऊंगी तो बीच में एक नाम लूँगी, कभी भी बेसिन। कौन सा नाम? बेसिन। तो आखिर ये बेसिन है क्या? तो बेसिन क्या होता है? कोई भी नदी है, ठीक है, अगर कोई भी नदी जिसके पानी का यूज़ किसी भी भूभाग या फिर जितने भी भूभाग पर होता है, उस भूभाग को उस नदी का बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से सुनिए। जिस भी भूभाग या फिर जितने भी भूभाग पर किसी नदी के पानी का उपयोग होता है। अब कैसे उपयोग होता होगा? सिंचाई के लिए, पेयजल के रूप में, बिजली उत्पादन में, ऐसे बहुत से कार्यों के लिए यूज़ होता है। क्योंकि आप सभी सुने होंगे जल ही जीवन है, तो जल के बहुत उपयोग हैं। तो किसी भी नदी का जिस भूभाग या जितने भूभाग पर यूज़ होता है, उस भूभाग को उस नदी का बेसिन कहते हैं। अगर आप सभी मेरा पिछला वीडियो देखे हैं जिसमें मैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बताई हूँ, तो उसमें आप सभी ने सुना होगा मैंने रिहंद बेसिन बोली थी, हसदेव बेसिन बोली थी, ऐसे बहुत सारे बेसिन का नाम ली थी। तो ये बेसिन क्यों बोली थी? क्योंकि ये जो रिहंद बेसिन मैं आप सभी को बोली, उसमें उस जगह पर जितना भी एरिया है वहाँ रिहंद नदी के पानी का यूज़ होता है, इसलिए मैं वहाँ पर आप सभी के लिए रिहंद बेसिन शब्द यूज़ करी थी। आगे अभी जब मैं आप सभी को और बताते जाऊँगी तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। आप सभी के अब स्क्रीन पर देखिए एक पाई चार्ट बना हुआ है। ये पाई चार्ट है छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का। तो आप सभी को इस पाई चार्ट को अच्छे से याद रखना है। इसमें ये शो हो रहा है कि जो महानदी है, जो महानदी अफवाह तंत्र है, उसका छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा विस्तार है। कितने परसेंट पर विस्तार है? छत्तीसगढ़ के 56.11% या फिर 56.11% भाग पर महानदी अफवाह तंत्र का विस्तार है। ओके, एक बार फिर से सुनिए। महानदी का विस्तार है 56.11% क्षेत्रफल पर या फिर 56.11% या फिर परसेंटेज क्षेत्रफल पर। इसके बाद सेकेंड नंबर में है गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में 28.62%। कितना? 28.62% या फिर 28.62%। फिर है तीसरे स्थान पर सोनगंगा अफवाह तंत्र, जिसके बारे में आज मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है और कितने परसेंट पर है? 13.61%। कितना? 13.61% या 13.61%। फिर अन्य 1.50% पर है। और इस अन्य में क्या क्या शामिल है मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी। तो चलिए आप सभी के लिए मैं आज का टॉपिक और भी डिटेल से स्टार्ट करती हूँ। उत्तरी भाग से सोनगंगा अफवाह तंत्र। अब आप सभी देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा है जो कि सोनगंगा अफवाह तंत्र को दर्शा रहा है। मैं आप सभी को सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों के बारे में या रिवर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आप सभी मैप को देखकर बहुत ही अच्छे से समझते जाइए। मैं जैसे जैसे जिस नदी का नाम लूँगी या फिर उससे रिलेटेड जो भी जलप्रपात है उसका नाम लूँगी, तो आपकी स्क्रीन पर उस मैप में वो हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आप सभी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं साथ ही 1 से 2 से 3 बार ज़रूर बोलूँगी, जिससे आप सभी को इस वीडियो में ही सारे जलप्रपात और सारी नदियाँ अच्छे से याद हो जाएं। क्योंकि ये सारे चीज़ें मैं जो भी आप सभी को बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, वो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही आप सभी को याद भी होना चाहिए। और मैं आप सभी को ये भी बताते जाऊंगी कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है और किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी मैप को देखिए। मैं एक एक करके सारी नदियों को डिटेल से बताती हूँ। इस सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सोन नदी, जो कि इसकी मुख्य नदी है। तो देखिए, जो सोन नदी है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है या फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। आपके मैप में दिखाई दे रहा है अमरकंटक। ये जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से होकर जाती है और फिर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, जो आपके मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अपने छत्तीसगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तरी हिस्से से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियां हैं। पहला है कन्हार नदी और दूसरा है रिहंद नदी। क्या है? पहला है कन्हार नदी और दूसरा है रिहंद नदी। ये दोनों ही नदियां आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कन्हार नदी पर। यह जो कन्हार नदी है उसका उद्गम होता है जशपुर जिले के बगीचा तहसील जशपुर जिले के बगीचा तहसील के पेंड्रापाट में एक चोटी है, बखोना चोटी। कौन सी चोटी है? बखोना चोटी। वहां से निकलती है कन्हार नदी। और ये कन्हार नदी कितनी लंबी है? 115 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 115 किलोमीटर लंबी है। ये कन्हार नदी बखोना चोटी से निकलकर उत्तर की ओर जाती है और यही नदी बलरामपुर में फिर कन्हार बेसिन बनाती है। क्या बनाती है? कन्हार बेसिन बनाती है। और ये जो नदी है कन्हार नदी, वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। आप सभी को मैं जब मैप बताई थी तो बता चुकी हूँ कि जो झारखंड है वो इसी एरिया में पड़ता है। जशपुर और बलरामपुर को टच करता है झारखंड। तो यहीं पर ही नदी है कन्हार नदी, जशपुर से निकल रही है और बलरामपुर से होकर जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो कन्हार नदी है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बना सकती है। तो और ये बनाती भी है। कौन सी नदी? कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कन्हार नदी है इसमें एक जलप्रपात स्थित है, जो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कौन सा जलप्रपात? मैप में लिखा हुआ है कोठली जलप्रपात। कौन सा? कोठली। और ये जलप्रपात एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो कोठली जलप्रपात है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। ये जो कोठली जलप्रपात है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ये रहा आप सभी के लिए कन्हार नदी से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये जो कन्हार नदी है वो जशपुर जिले के बगीचा तहसील में स्थित पेंड्रापाट के बखोना चोटी से निकलती है और बलरामपुर में कन्हार बेसिन बनाती है। साथ ही बलरामपुर में ही इस पर कोठली जलप्रपात स्थित है और इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर। ओके, अब आगे चलते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट नदी की ओर, रिहंद नदी। ये नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो नदी है रिहंद नदी, उसे सरगुजा संभाग का क्या कहते हैं? जीवन रेखा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा नदी। रिहंद नदी को सरगुजा संभाग का जीवन रेखा नदी कहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो रिहंद नदी है इसका उद्गम होता है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। आप सभी के मैप में दिखाई दे रहा है सरगुजा जिले से इसका विस्तार रायगढ़ जिले तक होता है, लेकिन जो सरगुजा जिले वाला हिस्सा है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी का, वहीं से निकलती है रिहंद नदी। कहाँ से? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है रिहंद नदी और ये नदी उत्तर की ओर चली जाती है। और ये जो रिहंद नदी है वो बलरामपुर और सूरजपुर में रिहंद बेसिन बनाती है। मीन्स इस नदी के जल का उपयोग बलरामपुर में भी होता है और फिर सूरजपुर में भी होता है। और ये जो रिहंद नदी है उसकी सहायक नदियों का नाम भी आप सभी याद रखिए। कौन कौन सी नदी है? मैप में दिखाई दे रहा है
महान नदी, गोबरी नदी, मोरनी नदी, सूर्या नदी। क्या क्या? महान, गोबरी, मोरनी और सूर्या नदी। साथ ही रेंड नदी भी इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी? रेंड नदी। और ये जो रेंड नदी है वो कहाँ से निकलती है? मेन पार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेन पार्ट से निकलती है और रिहंद नदी में जाकर मिल जाती है। और इसी रेंड नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर? रेंड नदी। और ये जो रक्सगंडा जलप्रपात है, जो कि रेंड नदी पर है, वो सरगुजा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, मैं रिहंद नदी के बारे में और बता देती हूँ। ये जो रिहंद नदी है, अभी आप सभी ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए। ये जो रिहंद नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सरगुजा में स्थित छुरी मतरिंगा की उदयपुर की पहाड़ियों से। छुरी मतरिंगा के उदयपुर की पहाड़ियों से, ठीक है। और ये जो रिहंद नदी है वो बलरामपुर और सूरजपुर में रिहंद बेसिन बनाती है। बलरामपुर और सूरजपुर में रिहंद बेसिन बनाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। कितनी है? 145 किलोमीटर है। 145 कैसे याद रख सकते हैं आप? 145 इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। आप सभी को लंबाई भी याद रखना है। अब क्यों याद रखना है मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में नदियों के नाम दे दिए रहता है और उसको अरेंज करने के लिए कहते हैं। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार, कि सबसे लंबी कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी है। इस प्रकार से आप सभी को अरेंज करने के लिए दिया रहता है। फिर आप सभी को ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसलिए आप सभी लंबाई को भी ज़रूर याद रखें। फिर ये जो रिहंद नदी है इसकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? गोबरी, मोरनी, सूर्या, महान, गोबरी, मोरनी, सूर्या और साथ ही रेंड नदी। और एक और नदी है वैसे, घुनघुट्टा नदी। क्या नाम है? घुनघुट्टा नदी। इस नदी का नाम भी आप सभी याद रखें, घुनघुट्टा नदी। ये सभी रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो रिहंद नदी है फ्रेंड्स, ये भी उत्तर की ओर जाकर सोन नदी से मिल जाती है, जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे उत्तरी भाग में, कन्हार नदी और रिहंद नदी। इसके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर जाकर सोन नदी से मिलती हैं। उन सब का नाम भी मैं आप सभी को बता रही हूँ। मैप में देखिए, बनास नदी, गोपद नदी। कौन कौन सी नदी? बनास नदी, गोपद नदी। और इन दोनों नदियों का उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? देवगढ़ की पहाड़ी से। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए कि बनास और गोपद नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। साथ ही एक और नदी है नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए। ये जो बनास नदी है उसमें एक जलप्रपात भी स्थित है। क्या नाम है उसका? रामदाहा। क्या? रामदाहा, जो आपके मैप में दिखाई दे रहा है। तो आप सभी बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि जलप्रपात का नाम पूछा जाता है। और ये कौन से जिले में स्थित है? कोरिया जिले में स्थित है। रामदाहा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नदियाँ जो कि उत्तर में स्थित हैं। अब मैं आप सभी को उत्तर के कुछ और इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है उसका नाम बता रही हूँ, जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही फ्रेंड्स दो नदियाँ और हैं, मांड और हसदेव नदी। वैसे ये नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं, तो हम इसे ज़्यादा डिटेल से महानदी उपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि इसका उद्गम या उत्पत्ति जो है उत्तर से होती है, उत्तरी भाग से होती है, फिर ये दक्षिण की ओर आकर महानदी से मिल जाती है, तो मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों नदियों में कुछ जलप्रपात स्थित है जो उत्तर में पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले हसदेव नदी से स्टार्ट करती हूँ आप सभी के लिए। ये जो हसदेव नदी है फ्रेंड्स, ये देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है।
कौन सी पहाड़ी से? देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और इस पर कोरिया जिले में ही 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात स्थित हैं, जो आपके मैप में शो हो रहा है। अमृतधारा जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात, गाबर घाट जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात और अमृतधारा जलप्रपात। एक बार फिर से सुनिए, अमृतधारा, अकूरी नाला और गाबर घाट। अमृतधारा, अकूरी नाला और गाबर घाट। और साथ ही ये जो अकूरी नाला जलप्रपात है फ्रेंड्स, जो कि हसदेव नदी में स्थित है, इसे द नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहते हैं। द नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहते हैं किसे? अकूरी नाला को। मैं आप सभी के लिए 3 से 4 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। अगर आप सभी को एक बार सुनकर याद ना हो या फिर एक बार इस वीडियो को देखकर याद ना हो तो दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ते जाऊंगी तो आप सभी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बढ़ता जाएगा, तो आगे बढ़ने पर आप सभी के लिए बर्डन हो सकता है। तो जो भी टॉपिक मैं जिस दिन भी पढ़ाती हूँ, आप सभी उसी दिन 2 से 3 बार उस वीडियो को देखकर या सुनकर उसे याद कर लीजिए। फिर दूसरे दिन जब मैं बताती हूँ तो आप सभी फिर से एक बार सिर्फ देखकर या सुनकर रिवाइज कर लीजिए, तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और बर्डन बिल्कुल ना बढ़ाइए। जब मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ आप सभी उसे उसी दिन कम से कम 2 से 3 बार सुनकर याद कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ही बार बोलती हूँ आप सभी के लिए 3 से 4 बार, तो आप सभी को ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी, ये जो हसदेव नदी है ये 176 किलोमीटर लंबा है। कितना? 176 किलोमीटर। अभी सिर्फ इतना ही जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम इसे और डिटेल से महानदी अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और नदी दिखाई दे रही है आपके मैप में, मांड नदी। ये जो मांड नदी है वो भी मैन पार्ट से निकलती है और ये दक्षिण की ओर आती है। और इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात स्थित है, सरभंजा जलप्रपात। कौन सी? सरभंजा जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है वो भी सरगुजा जिले में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में ही स्थित है। साथ ही इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। कितना है? 155 किलोमीटर है। और अब आप सभी जसपुर में देखिए फ्रेंड्स, ये जो जसपुर जिला है वहाँ पे 3-4 बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए जलप्रपात स्थित हैं, जो पूछा भी जा चुका है आप सभी के एग्जाम में। और वो जलप्रपात कौन कौन से हैं मैं जिस क्रम में बता रही हूँ उसी क्रम में आप सभी याद रखिए। रानीदाहा, राजपुरी, कुरिया रानी या फिर इसे खुड़िया रानी भी कहते हैं, कुरिया रानी या फिर खुड़िया रानी, फिर दमेरा। कैसे याद रखेंगे? रानीदाहा, राजपुरी, कुरिया रानी, दमेरा। रानीदाहा, राजपुरी, कुरिया रानी, दमेरा। रानीदाहा, राजपुरी, कुरिया रानी, दमेरा। आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हमने बनास नदी के साथ जो पढ़ा था वो रामदाहा है, और जो जसपुर जिले में स्थित है वो रानीदाहा है। क्या है? रानीदाहा। और वो क्या था? रामदाहा। तो ये दोनों नाम अलग अलग है, तो आप सभी इसे ज़रूर याद रखिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोनगंगा अपवाह तंत्र। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ें और याद रखें। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए, जिससे वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाए। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। क्या करना ना भूलिए? सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि तभी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तब आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन अपलोड करते ही पहुंच जाएगा। इसलिए आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट तो ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।